हेलो एवरीवन। मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे एयरपोर्ट प्लानिंग की। और अगर एयरपोर्ट प्लानिंग में बात करें तो बेसिकली हमें बात करनी है एयरपोर्ट साइट सिलेक्शंस की, क्योंकि हमारे जनरली जो सिलेबस होता है वहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमसे एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन से पूछा जाता है। तो मेनली हमें यहाँ पर बात करनी है एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन की। तो यदि मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 है, आप सभी जानते हैं साइट सिलेक्शंस की हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें जरूर हमें जानना जरूरी है कि एयरपोर्ट की प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, एयरपोर्ट की प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट प्लानिंग, तो एयरपोर्ट की प्लानिंग क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम रोड पे मूवमेंट कर रहे हैं, हाईवे पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फ्रीडम होती है मूव करने की फ्रीडम होती है, वो काफ़ी अच्छी खासी होती है। बट एयरपोर्ट में हम एक एयरपोर्ट यानी स्पेसिफिक जगह पर ही हम एयरप्लेन को मूव करवा सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इसको टर्न कराने की, तो काफ़ी बड़ी रेडियस में हम इसको टर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो टर्निंग भी इसका, अगर हम बात करें टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस भी, तो ये सारे ऑपरेशंस एक बहुत ही डायनामिक फीचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डायनामिक फीचर्स होते हैं, जो टाइम टू टाइम या कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि हम हर एक कंडीशन में अपने एयरपोर्ट को मैक्सिमम इफ़िशिएंटली काम कर सके, या हमारा एयरपोर्ट मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम कर सके। इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू अदर मोड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्टडी and planning is required due to its 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 dynamic features as compared to other mode जो भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और काफ़ी ज़्यादा स्टडी रिक्वायर्ड है। उसी के बाद हम एयरपोर्ट की बात कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मैप है, इसको बोला जाता है एयरपोर्ट मास्टर प्लान। तो हमें पहले समझना ये है कि एयरपोर्ट मास्टर प्लान होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके लिए डिफाइन करते हैं एयरपोर्ट मास्टर प्लान। एयरपोर्ट मास्टर प्लान होता क्या है। प्लान का मतलब आप ऑलरेडी जानते होंगे क्या होता है। प्लान का मतलब कोई भी मैप। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये एक वेसिनिटी है या एक एरिया है, जिसको हमने कहा किसके लिए फिक्स किया है, एयरपोर्ट के लिए। और इसमें बताया गया है कि इस पोर्शन में रनवे होगा। अगर हम बात करें, यहाँ कुछ बिल्डिंग्स हो सकती हैं, यहाँ कुछ और पेव्ड एरिया है या पार्किंग एरिया है। किसी तरीके से इस पूरे प्लान में हमने डिफरेंट तरीके से हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे कुछ कुछ एरिया कहीं कहीं पे किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, या फिर कार्गो व्हीकल्स कहाँ लगने वाले हैं। कार्गो व्हीकल्स के अलावा मतलब जो हमारा सामान को, लगेज को लेकर के बिल्डिंग से लेकर के हमारे एयरवे तक या रनवे तक लेके जाएंगे, अगर हम रनवे तक पहुंचने की बात करें तो। ठीक है, हैंगर्स कहाँ हैं, तो ये सारे फीचर्स जो हमारा प्लान बताता है वो हमारा कहलाता है एयरपोर्ट का मास्टर प्लान। और ये मास्टर प्लान काफ़ी सारे प्लान को मिला करके बना होता है। लाइक ड्रेनेज की कंडीशंस भी इसमें चेक की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनल एक्टिविटी क्या है, मतलब अगर एक रीजन में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी रीजनल एक्टिविटी क्या है, उनके बेसिस पे भी ये प्लान, क्योंकि यहाँ इस प्लान में ये भी डिफाइन किया जाएगा कि इस एयरपोर्ट से जो भी फ्लाइट जाएगी उसका एक्सपेक्टेड रूट, या जो वो रूट फॉलो करने वाला है दूसरे एयरपोर्ट तक जाने में, तो वो किस तरीके का रूट फॉलो करने वाले हैं। तो ये सारी कंडीशंस मिला करके एक प्लान बनता है, इसलिए इसको मास्टर प्लान बोला जाता है। ठीक है, इन सारी कंडीशन को हमें देखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो पास वाले एयरपोर्ट से जो एयरप्लेन उड़ रहा है, जिस समय पे टेक ऑफ कर रहा है, सेम समय पे यहाँ से भी टेक ऑफ किया और दोनों का क्लैश ना हो जाए। तो एक
प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करनी पड़ती है, मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है हमारे दो एयरपोर्ट के बीच में। तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करके जो प्लान फाइनली बनाएंगे हम, उसको हम बोलेंगे मास्टर प्लान। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें इसमें तो क्या लिखना चाहें, दिस प्लान represents the idealized concept, जो भी idealized concept होगा for idealized concept of airport structure and ultimate development and its ultimate development program, by considering development program, by considering फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में कितना ट्रैफिक हो सकता है, फ्यूचर में अगर पैसेंजर बढ़े तो क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करना है, कितना एरिया हमें चाहिए होगा, तो ये सारी कंडीशन को कंसीडर करते हुए जो हमने प्लान बनाया, आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट को लेकर के जो हमने प्लान बनाया, या जो प्लानर, एयरपोर्ट का जो प्लानर है, उन्होंने जो प्लान बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर प्लान बोलते हैं। अगर हम मास्टर प्लान की बात करें तो मास्टर प्लान की जो जनरल रिकमेंडेशन है तो वो क्या है, तो हम बात करते हैं जनरल रिकमेंडेशन ऑफ मास्टर प्लान, रिकमेंडेशंस ऑफ मास्टर प्लान। मास्टर प्लान की जनरल रिकमेंडेशंस क्या हैं, वो पहला रिकमेंडेशन अगर हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सबसे पहले जानना होगा एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि या वो सिविलियंस एयरपोर्ट है या मिलिट्री एयरपोर्ट है। अगर मिलिट्री एयरपोर्ट हुआ तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, सिविलियंस एयरपोर्ट हुआ तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। दूसरा, इस एयरपोर्ट के बेसिस पे साइट सिलेक्शन, क्योंकि साइट सिलेक्शन काफ़ी सारे पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। साइट सिलेक्शन डिपेंड करेगा टोपोग्राफी पे, साइट सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि यहाँ पर किस तरीके के किस तरीके के यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो आ रहे हैं, जेट व्हीकल्स आ रहे हैं, पिस्टन इंजन व्हीकल्स आ रहे हैं, किस तरीके की टेक्निक पे चलने वाले व्हीकल आ रहे हैं, बड़े साइज़ के आ रहे हैं, छोटे साइज़ के व्हीकल आ रहे हैं, किस तरीके के एयर व्हीकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, उन सभी की बात करते हैं। तो वहाँ पर हमने साइट सिलेक्शन की बात की, ठीक है। और तीसरा हमारा जो आता है एयरपोर्ट प्लान आएगा। एयरपोर्ट प्लान्स, जो एयरपोर्ट प्लान्स हैं इनमें हम कंप्लीट करेंगे लेआउट। एयरपोर्ट का लेआउट प्लान होगा। लेआउट प्लान का मतलब होगा किस जगह पे बिल्डिंग होगी, किस जगह पे आपका रनवे होगा, किस जगह पे हैंगर होगा, किस जगह पे एप्रोन होंगे, किस जगह पे डिफरेंट जोन्स बनाएंगे, बफर जोन्स अगर हमें बनाना है तो ये सारी चीज़ें एक लेआउट के फॉर्म में, जैसे आप लैब में जाते थे वहाँ पर एक लेआउट बनाते थे कि इस जगह पे मशीन नंबर 1 रखिए, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 1 का नाम ये है, मशीन नंबर 2 का नाम ये है, ब्लॉक के फॉर्म में हम डायग्राम बना देते, ठीक है। दूसरा, लैंड यूज पैटर्न देखेंगे। लैंड यूज पैटर्न का मतलब क्या है, लैंड यूज पैटर्न का मतलब है कि वो लैंड अभी कितना यूज हो रहा है, फ्यूचर में कितना और लैंड रिक्वायर्ड होगा, क्या हमें नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाने पड़ेंगे, रनवे के नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाने पड़ेंगे, या रनवे कितने हैं अभी, कितने हैं फ्यूचर में, कितने लेने पड़ेंगे, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें लैंड यूज प्लान मतलब कितना एरिया लेना है, ठीक है। तीसरा, टर्मिनल एरिया, जैसे अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में डिफरेंट टर्मिनल आपके पास मिलते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल पहले तो एक ही बना होगा, फिर फ्यूचर रिक्वायरमेंट देख के दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल, तो टर्मिनल एरिया कितना चाहिए हमें, उसमें जो टोटल हमने लैंड एक्वायर किया उसमें टर्मिनल एरिया कितना होगा, एक पर्टिकुलर टर्मिनल एरिया या टर्मिनल एरिया का प्लान कितना होगा, टर्मिनल एरिया प्लान, उसको हम देखेंगे। और हम देखेंगे एयरपोर्ट एक्सेस प्लान। एयरपोर्ट एक्सेस प्लान का मतलब क्या है, एयरपोर्ट एक्सेस प्लान का मतलब है कि मान लीजिए आप एक शहर में हैं, ठीक है, आप एक शहर में हैं, ठीक है, ये शहर में एयरपोर्ट बनाया है, तो इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रूट्स हमें मिल रहे हैं,
एक्सेस है या नहीं, ऐसा नहीं केवल एक ही एक्सेस हो, इजीली एक्सेस होना चाहिए हर एक पैसेंजर के लिए। ऐसा नहीं है कि शहर के एक कोने में हो जाएगा और बाकी सारे फैक्टर, तो हमें बहुत सारे फैक्टर देखना पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक फैक्टर देखी कि एक्सेसिबिलिटी देखी और बीच शहर में बना दिया। बीच शहर में एयरपोर्ट बहुत ही कम बनाए जाते हैं, उसका रीज़न अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम वो सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा होता है फाइनेंशियल प्लान। तो अगर हम देखें फाइनेंशियल प्लान, तो फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो फाइनेंशियल प्लान तो 4 तरीके के रिकमेंडेशन होता है जो मास्टर प्लान को मिला करके बनते हैं। पहला एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट, साइट सिलेक्शन, एयरपोर्ट प्लान एंड फाइनेंशियल प्लान। इन चारों को मिला करके हम मास्टर प्लान की बात करते हैं। तो अगर हम एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट में देखें तो वहां पर एक और प्लान आता है जिसका नाम होता है रीजनल प्लान। रीजनल प्लान, तो यदि मुझे 2 शहरों के बीच एयरपोर्ट बनाना है, ए और बी के बीच एयरपोर्ट बनाना है, तो क्या मैं ये देखूंगा कि स्टेट में केवल एक स्टेट के अंदर ए और बी के बीच कितनी उड़ानें जानी है? अगर मैं ये देखता हूं एक स्टेट के अंदर कितनी हमारा प्लान कितनी उड़ान करनी है, कितनी फ्लाइटेड टू एंड फ्रो होने वाले हैं, तो ये प्लान मेरा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों? मे बी एक स्टेट में ये हमने बनाया है, दूसरा स्टेट है सी, इसके बगल में ही एक और एयरपोर्ट है। तो क्या हो सकता है कि ए बी और सी 3 एयरपोर्ट हो गए, बट ए और बी का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि जब हम सी से टेक ऑफ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में विद इन 30 मिनट के अंदर हम ए से टेक ऑफ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दोनों विसिनिटी 2 एयरपोर्ट आसपास नहीं हो, इसलिए हमने बात किया है कि हमारा जो रीजन होना चाहिए, रीजन जिस पे हम बात कर रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो रीजन होना चाहिए वो स्टेट कंसीडर नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? रीजन हमारा नेशन कंसीडर्ड होना चाहिए, मतलब हमारा देश कंसीडर होना चाहिए। क्योंकि देश के बेसिस पे आप देखोगे ए से देश के कितने कोने में आप, कितने कॉर्नर्स में या कितनी सिटी में आप पॉसिबल फ्लाइट ले जा सकते हैं, कितने पॉसिबल फ्लाइट्स ले जा सकते हैं। और जब आप पॉसिबल फ्लाइट्स ले आएंगे तो इस एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, और कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण हम क्या बोलेंगे, हमें इसकी कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। और प्रोबेबल लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट हम ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि यदि मैंने बोला देश के लिए ले जाना है तो इस शहर के अंदर ए भी हो सकता है, ए डैश भी हो सकता है, ए डबल डैश भी हो सकता है, और सी के बेसिस पे, बी के बेसिस पे, इन सभी बेसिस को मिला करके हम एक प्रॉपर साइट का सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें रीजनल प्लान्स, तो रीजनल प्लान्स क्या होते हैं? रीजनल प्लान्स जो होते हैं, रीजनल प्लान्स होते हैं जो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ नेशंस, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ नेशंस प्लान। जो भी नेशनल प्लान्स हैं, नेशनल प्लान्स हैं जिसमें हम बात करते हैं एयरपोर्ट के रूट्स देखे जाते हैं, उनका इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं नेशनल प्लान्स का। ठीक है, अगर हम बात करें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो दीज प्लान्स यूजुअली प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन? तो देखिएगा मास्टर प्लान और रीजनल प्लान कैसे अलग अलग हो रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। मास्टर प्लान में साइट सिलेक्शन भी आया था, रीजनल प्लान में साइट सिलेक्शन नहीं आया। पहला, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन किसकी? अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट ऑन नेशनल मैप, ऑफ द एयरपोर्ट ऑन नेशनल मैप। नेशनल मैप पे देख रहे हैं। अब रीजन हमने क्या डिसाइड किया है? नेशन, पूरा कंट्री। हमने रीजन कोई स्टेट या कोई सिटी डिसाइड नहीं की, हमने रीजन, क्योंकि उससे कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। दूसरे यदि मैं बात करता हूँ क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट। क्लासिफिकेशन देखना है कि अगर हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट मिलिट्री है या सिविलियन है, अगर सिविलियंस है तो उसमें किस तरीके के एयरपोर्ट आएंगे। ठीक है, तीसरा, लोकेशन ऑफ एयर स्ट्रिप। लोकेशन ऑफ एयर स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप मतलब रनवे जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन होगा। क्योंकि साइड वाला जो एयरपोर्ट है, जो जो पास में एयरपोर्ट है एडजेसेंट, उसका रनवे, अगर मान लीजिए ये साइड वाला एयरपोर्ट है, ये दोनों एयरपोर्ट है, इसका रनवे टेक ऑफ इस डायरेक्शन में कर रहा है, इसका रनवे टेक ऑफ इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो दोनों में कॉलिजन होने के चांसेस होगा। तो लोकेशन ऑफ एयर स्ट्रिप देखना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ एयर स्ट्रिप क्या है। और रूट्स ऑफ एयर ट्रैवल,
जो एयर ट्रैवल के रूट्स हैं उन एयर ट्रैवल के रूट्स को भी यहाँ हमें देखना होगा। तो इतनी चीज़ें अगर हम बात करते हैं तो इतनी चीज़ें हमें रीजनल प्लान में इंक्लूड करते हैं। क्या ये मास्टर प्लान में इंक्लूड हो रहे थे? ये मास्टर प्लान में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं हो रहे थे। मास्टर प्लान में क्या क्या इंक्लूड हो रहा था? मास्टर प्लान में हमारा इंक्लूड हो रहा था एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट, साइट सिलेक्शन, एयरपोर्ट प्लान एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को रीजन में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात बोलें कि डाटा जो कलेक्ट करना है, अब हम बात करें मास्टर प्लान में तो काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करना है आपको, सॉइल से रिलेटेड, ड्रेनेज से रिलेटेड, साइट सिलेक्शन में वो सारे डाटा आ जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। बट अगर हम रीजनल प्लान की बात करें तो रीजनल प्लान में जो डाटा अगर आपको देखें तो डाटा कलेक्टेड इन रीजनल प्लान्स वो क्या होते हैं? रीजनल प्लान्स में डाटा जो होते हैं वो डाटा कलेक्टेड क्या होते हैं? तो पहला अगर हम बात करें पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर रीजन की, और उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से कितनी पॉपुलेशन एयर ट्रैफिक को प्रेफर करती है। ऐसा तो नहीं जितना हमने लागत लगाई है उससे कम पॉपुलेशन एयर ट्रैफिक को प्रेफर कर रही है, ठीक है। दूसरा, टोपोग्राफिकल एंड जियोग्राफिकल फीचर। ये क्यों जरूरी होते हैं टोपोग्राफिकल एंड जियोग्राफिकल फीचर? देखो, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का सिंपल मतलब ये होता है कि आसपास सराउंडिंग कैसी है, वहां क्या कुछ नदी नाले हैं, क्या ट्रीज है, क्या फॉरेस्ट है, या बिल्डिंग्स वगैरह हैं, किस तरीके की टोपोग्राफी। जियोग्राफिकल का मतलब यही होता है कि वहां पर हम ड्रेनेज सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें देखना है, क्योंकि पानी अगर आएगा तो ऐसा ना हो भर जाए एयरपोर्ट के रनवे पे और हम प्रॉपर नहीं कर पाए, या ऐसा तो नहीं कि आसपास कोई बिल्डिंग है या इंडस्ट्रीज है और इंडस्ट्रीज से हवा रनवे की साइड से ले, तो जो भी स्मोक होगा वो रनवे की साइड पे आएगा। अगर रनवे की साइड पे आएगा तो रनवे के पास विजिबिलिटी कम हो जाएगी और टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशंस में हमें क्या होगा? पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट इन दैट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां आप नया एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं उसमें एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है या नहीं, उसकी लोकेशंस भी हमें पता करना पड़ेगा। और एयर ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि किस तरीके के प्लेन्स यूज किए जा रहे हैं वहां पर, बड़े साइज के, छोटे साइज के, सिंगल इंजन का है या जेट इंजन का है, क्योंकि जेट इंजन में नॉइज बहुत ज्यादा होता है, सिंगल पिस्टन इंजन में होता है लेकिन कम होता है। तो हमें लोकेलिटी भी देखना होगी। ऐसा तो नहीं कि किसी रेजिडेंशियल एरिया के पास से या इंडस्ट्रियल एरिया के पास से निकल रहे हैं, वहां पे नॉइज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन वहाँ रेजिडेंट पॉपुलेशन है उनको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर एयर ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना पड़ेंगे। तो ये दो प्लान मिला के अगर हम रीजनल प्लान मिलाएं तो एक रीजनल प्लान होता है जो कि हमें देखना पड़ेगा, और एक होता है मास्टर प्लान। तो अगर हम देखें तो मास्टर प्लान फाइनलाइज प्लान है और रीजनल प्लान उसका एक प्रोसीडिंग फॉर्म है, जिसमें हम रीजन क्या कंसीडर करते हैं? मोस्टली प्रेफर किया जाता है नेशन को प्रेफर किया जाता है, नेशनल रीजन प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू स्टेट या छोटे छोटे विसिनिटी के फॉर्म से बचने के लिए, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट की और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन की, ठीक है। अगर हम एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स हैं बहुत सारे, तो हम बात करेंगे एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन की। तो एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले द फॉलोइंग फॉर एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन द फॉलोइंग डाटा इज रिक्वायर्ड। हमें एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन करने से पहले जो हमारे फैक्टर हैं उनके बेसिस को कंसीडर करते हुए फॉलोइंग डाटा इज रिक्वायर्ड। हम फॉलोइंग डाटा को हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड करते हैं। पहला, पीक आवर्स वॉल्यूम। पीक आवर्स वॉल्यूम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर 24 घंटे में से किस घंटे में हमारा मैक्सिमम फ्लाइट आ रही हैं और जा रही हैं। यहाँ पैसेंजर से मतलब नहीं है, हम हाईवे में पैसेंजर से मतलब करते हैं, व्हीकल से मतलब करते हैं, लेकिन यहाँ व्हीकल से मतलब नहीं है। पीक आवर्स मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 24 घंटे कंसीडर किए, उसमें से कोई एक ऐसा घंटा होगा जिसमें उस एयरपोर्ट पर मैक्सिमम फ्लाइट्स आएंगी और मैक्सिमम फ्लाइट्स जाएंगी, तो उस समय यदि मैंने
एयरपोर्ट को प्रॉपरली फंक्शनल करा लिया, मतलब एयरपोर्ट ने उस समय सेटिस्फैक्ट्री वर्क कर लिया, तो बाकी कंडीशन में सेटिस्फैक्ट्री वर्क कर लेगा। तो पीक आवर्स डाटा कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है एक साइट सिलेक्शन के लिए, पहले साइट सिलेक्शन के पहले, ठीक है। दूसरा यदि मैं बात करता हूं प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एयरक्राफ्ट करेक्टरिस्टिक्स, एयरक्राफ्ट टाइप, या इसलिए ऐसे लिखिए एयरक्राफ्ट टाइप्स। मतलब यदि मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है और उसमें अब हमें आगे और भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमें देखना है कि जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसके आसपास दोनों साइड पे हो सकता है, साइड चारों साइड पे एक्सटेंशन मिल सकता है हमें। अगर चारों साइड पे या सभी साइड पे एक्सटेंशन मिल सकता है तो हमें देखना होगा मोस्ट प्रेफरेबल साइड कहाँ है जहां हम एक्सटेंड करें अपने एयरपोर्ट को। या फिर जो नया बन रहा है उसमें फ्यूचर, उसमें क्या क्या होता है, उसमें केवल फ्यूचर ट्रैफिक फोरकास्ट करना है, तो कम से कम आगे के 15 साल का ट्रैफिक हमें फोरकास्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम एक एयरपोर्ट की जो लाइफ मानते हैं वो लगभग 15 साल तक हम मानते हैं, ठीक है। और तीसरा होना चाहिए फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड टू पैसेंजर, प्रोवाइडेड टू पैसेंजर। ऐसा तो नहीं कि हम फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट उन जो फैसिलिटीज के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हम अभी तो मोबाइल हैं आपके पास, लेकिन पहले क्या होता था टेलीफोन लाइन भी पहुंचना चाहिए, जो भी हम साइट सिलेक्शन कर रहे हैं वहां तक टेलीफोन लाइन पहुंचना चाहिए, टेलीफोन बूथ होना चाहिए थे, ठीक है। अगर हम टेलीफोन बूथ की बात करें, पानी की सप्लाई प्रॉपर पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि पानी की सप्लाई प्रॉपर ना पहुंच रहा, जो हम वहां पर पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, अगर हम अपने घर से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो हमें वहां पर प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमें पर्टिकुलर अपना व्हीकल से ही जाना पड़ रहा है, या हमें पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी अवेलेबल होना चाहिए और टाइम टू टाइम प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें जो पैसेंजर्स को प्रोवाइड करनी है वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। और इन सारे फैक्टर को डिसाइड करने के बाद, इन तीनों फैक्टर को डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, साइट सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और साइट सिलेक्शन की प्रोसेस अगर हम बात करें तो इन सारे पैरामीटर पे, क्योंकि देखो जब भी आप एयरपोर्ट से जाते हो, अगर आपने ट्रैवल किया हो तो आप क्या करते हो, हाँ 11 बजे घर से निकलेंगे और 3 बजे बॉम्बे पहुंच जाएंगे, तो आप डोर टू डोर टाइम को काउंट करते हो। ये टाइम नहीं काउंट करते हो कि एयरपोर्ट में केवल 1 घंटे, अगर हम भोपाल से अगर हम मुंबई जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम, बहुत से सवा घंटे, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम हम काउंट नहीं करते, हम क्या काउंट करते हैं, आधे घंटे पहले जो चेक इन करना है, उसके बाद वहां पर निकले और घर पे पहुंच गए, ये टाइम ड्यूरेशन हम काउंट करते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन कन्वीनियंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको एयरपोर्ट जाना है 1 घंटे पहले, उसके लिए घर से भी 2 घंटे पहले ट्रैफिक पार करने के लिए आपको निकलना पड़ रहा है। तो वो सारी पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम साइट सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं साइट सिलेक्शन की। अगर हम साइट सिलेक्शन की बात करते हैं तो साइट सिलेक्शन के जो पैरामीटर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिएगा। फैक्टर्स, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फॉर द साइट सिलेक्शन। क्या, रीजनल प्लान्स, एयरपोर्ट यूज, प्रॉक्सिमिटी टू अदर एयरपोर्ट। प्रॉक्सिमिटी टू अदर एयरपोर्ट का मतलब है कि जो साइड में एयरपोर्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे अवेलेबल है, ठीक है। रीजनल प्लान आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रीजनल प्लान क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द नेशनल नेटवर्क ऑफ एयरपोर्ट। क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड प्लान्स ऑफ द नेशनल नेटवर्क ऑफ एयरपोर्ट। नेशनल नेटवर्क ऑफ एयरपोर्ट, जो भी एयरपोर्ट का नेशनल नेटवर्क है उसका इंटीग्रेटेड प्लान, एक छोटा सा फॉर्म हमारा क्या होता है, रीजनल प्लान्स। तो ये रीजनल प्लान्स देखना पड़ेंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक फ्लाइट का रूट हो सकता है, कितने फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स जा रहे हैं, तो ये सारा डाटा हमें, पॉपुलेशन कितनी है, टॉपोग्राफिक और जियोग्राफिक फीचर कितने हैं, तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जो है उसको देखना पड़ेगा। तो ये सारे रीजनल प्लान में इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरा एयरपोर्ट यूज। एयरपोर्ट यूज में हमें देखना पड़ता है या सिविलियंस एयरपोर्ट है या मिलिट्री एयरपोर्ट है, सिविलियंस है या फिर मिलिट्री एयरपोर्ट है। क्योंकि देखो मिलिट्री एयरपोर्ट के अपने अलग यूज होते हैं, सिविलियंस के अलग होते हैं। सिविलियंस में आप ओपन एरिया प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि देखिएगा जब वॉर टाइम आता है यानी युद्ध का टाइम आता है तो सिविलियंस एयरपोर्ट भी मिलिट्री ऑक्यूपाइड कर लेता है। और जब मिलिट्री एयरपोर्ट की हम बात करते हैं तो मिलिट्री एयरपोर्ट में हमें कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको छुपा कर रखना पड़ता है, हाइड करके रखना पड़ता है
कि पड़ोसी जो है हमारा उन एक्टिविटीज को पहचान नहीं जाए। तो वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, बंकर्स होना चाहिए या हैंगर्स जो है वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए, जिससे हमारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनको नुकसान नहीं हो। या उसके आसपास बुशेस वाला रीजन होना चाहिए, मतलब झाड़ियां वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम अपने मिलिट्री में अपने एयरक्राफ्ट को हाइड कर सकें। तो हमें एयरपोर्ट यूज भी कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिविलियन और मिलिट्री एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। सिविलियंस में ओपन स्काई के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन मिलिट्री में आप हमेशा जहां है उसको हाइड करके रखते हो, जिससे हमारा जो पड़ोसी है उस एक्टिविटीज को पहचान नहीं पाए। ठीक है, कि हम एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। तीसरा होता है प्रॉक्सिमिटी टू अदर एयरपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो एयरपोर्ट यदि मैंने पास पास बना दिए तो उनके बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? मिनिमम डिस्टेंस इसलिए मेंटेन करना होता है कि अगर एक से टेक ऑफ या लैंडिंग ऑपरेशन हो रहा है तो दूसरे का जो टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन है पहले के टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर ऐसा होगा तो दोनों ही एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है या इफिशियंसी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब तक यहां से टेक ऑफ हो रहा है तो यहां से टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, या यहां पर लैंडिंग करवानी है उस समय, यहां पर लैंडिंग नहीं हो पाएगी, तो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। इसलिए प्रॉक्सिमिटी, और उसके लिए यदि मैं बात करता हूं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे कुछ वैल्यूज दी गई हैं प्रॉक्सिमिटी टू अदर एयरपोर्ट, इसकी कुछ वैल्यू दी गई है, वो मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, दूसरा ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी। ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है एयरपोर्ट लोकेशन फ्रॉम होम और ओरिजिन। जो हमारा ओरिजिन है वहां से एयरपोर्ट की लोकेशन क्या है, वो लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। देखिएगा, अगर आपसे ये पॉइंट पूछा जाए कि ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे जो मोस्टली प्रेफरेबल लोकेशन है वो कहाँ है, वो नियर द हाईवे कही जाती है। कहाँ कही जाती है? नियर द हाईवे। तो ध्यान रखिएगा, ये नियर द हाईवे प्रेफर किया जाता है। नियर द हाईवे क्यों? क्योंकि हाईवे पे प्रॉपरली, हाईवे के पास हम देखें तो एयरपोर्ट बनाने के लिए हम बोलते हैं प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होता है। प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होता है जहां पर काफी सारा एरिया, ओपन स्काई एरिया हमारे पास अवेलेबल होता है। और ओपन स्काई एरिया बहुत रिक्वायर्ड होता है लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन में, क्योंकि जब हमारा एयरपोर्ट टेक ऑफ करता है तो धीरे धीरे एल्टीट्यूड को पाता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ग्राउंड से हाइट को धीरे धीरे यहाँ पर अचीव कर रहा होता है। और जब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अचीव कर रहा होता है तो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर पहुंचने के लिए इसको थोड़ा सा लेंथ वाइज ज़्यादा एरिया चाहिए, तो वहाँ ओपन एरिया देखा जाता है। तो हाईवे के बगल में ऐसा एरिया आसानी से मिल जाता है। और हाईवे पे ट्रांसपोर्टेशन इतना फ्रिक्वेंट हो जाता है कि एयरपोर्ट पहुंचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हाईवे के केसेस में जो होता है 2 वे 3 लेन 2 लेन 3 लेन 4 लेन, तो कंजेशन की कंडीशंस कम हो जाती हैं। जबकि अगर बीच सिटी में बनाएंगे तो अगर मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हाईवे की लोकेशंस को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? फिजिकल सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स कैसी है, सराउंडिंग्स पे हम बात करेंगे कि सराउंडिंग्स के बेसिस पे क्या क्या कंडीशन होती है। तो हम सराउंडिंग्स की बात करेंगे, सराउंडिंग्स कैसी है। ऐसा तो नहीं कि सराउंडिंग्स में ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है या बिल्डिंग है, तो उससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल एरिया से अगर विंड का डायरेक्शन एयरपोर्ट की डायरेक्शन में होगा तो फॉग वगैरह जो भी है, स्मोक वगैरह जो भी है, धुआं जो है वो एयरपोर्ट की साइड पे जाएगा और विजिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि सराउंडिंग्स में जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, उस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम कि वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो मैंने अभी बताया कि एल्टीट्यूड टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अवेलेबल होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी की हमने बात कर ली है कि ऐसा स्मोक, अगर हम बात करें स्मोक हैज, ठीक है, और किसी भी तरीके के यहाँ पर फॉग नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी इनकी कम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो विजिबिलिटी के पर्पज से देखें तो हमारा एक ऐसा एरिया होना चाहिए जो सिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, विंड फ्लो के। अगर ये सिटी है हमारी और सिटी से विंड इस डायरेक्शन में फ्लो होती है,
विंड डायरेक्शन ये फ्लो हो रहा है, तो विंड डायरेक्शन के अपोजिट यहाँ पर या फिर हम बात करें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन हो सकती है एयरपोर्ट की। क्यों? क्योंकि अगर सिटी में हम बात करें तो इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, वाहन भी हो सकते हैं, यानी व्हीकल्स हो सकते हैं, जिनके कारण पॉल्यूशन, और ये इन स्मोक को लेकर के क्या करेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, और एयरपोर्ट पे जब रनवे पे स्मोक होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, इसलिए विजिबिलिटी भी एक पैरामीटर हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो वहाँ पर फॉग वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, तो हैज़ वगैरह फॉग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड चेंज होने से हैज और फॉग के चांसेस भी चेंज होते जाते हैं, तो विजिबिलिटी वहाँ पर भी इफेक्ट करती है। दूसरा, विंड डायरेक्शन, तो विंड जो है वो हेल्प करती है, हेल्प्स इन लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन, लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन, लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन में हमारा हेल्प करता है कौन, विंड। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं अलग से विंड रोज डायग्राम, जब हम रनवे डिजाइन पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे विंड रोज डायग्राम, और एटलीस्ट 5 ईयर का विंड डाटा, एटलीस्ट 5 ईयर, कम से कम लास्ट 5 ईयर का विंड डाटा लेकर के हम उसकी एनालिसिस करेंगे, और जिस डायरेक्शन में विंड होगा उस डायरेक्शन में हम अपना रनवे प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा रनवे की डिजाइन में विंड का एक अहम रोल हो जाता है, क्योंकि वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। नॉइज न्यूसेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए रेजिडेंशियल एरिया है और इस रेजिडेंशियल एरिया के पास में एयरपोर्ट बना दिया है, और अगर टेक ऑफ इस डायरेक्शन से हो रहा है तो अगर जेट एयरवेज आ गया तो उसका नॉइज बहुत ज़्यादा, तो इस एरिया में रहने वाले काफ़ी लोग बार बार परेशान होंगे, और बार बार परेशान होंगे तो उनको इस नॉइज न्यूसेंस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से साइट सिलेक्शन करना है कि रेजिडेंशियल एरिया के पास से हमारा एयरक्राफ्ट पास ना हो, और अगर यदि पास करना भी पड़े तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखते हैं, कुछ बफर जोन बना देंगे। बफर जोन का मतलब है कि अगर एयरपोर्ट यहाँ है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पर एल्टीट्यूड पा ले, जितनी डिस्टेंस में एल्टीट्यूड पा सकता है हमारा एयरक्राफ्ट, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, एक बफर जोन बना देंगे। ये बफर जोन हम क्रिएट करते हैं। यदि बफर जोन भी नहीं बना पाए तो मान लीजिए एयरपोर्ट की में रनवे डायरेक्शन यहाँ है और रेजिडेंशियल एरिया ये है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्रेफरेंशियल रनवे, एक अल्टरनेटिव रनवे बना देंगे, जिससे जब हम यूज करना चाहें तो ये अल्टरनेट रनवे को भी यूज करेंगे। ये अल्टरनेट रनवे जो बनाएंगे वो डायरेक्शन इस तरीके से बनाएंगे कि विंड की डायरेक्शन चेक करेंगे, प्रेफरेबल डायरेक्शन यही होती है विंड की, लेकिन हमें कई बार विंड की इसकी अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। अगेन ग्रेडिंग, ड्रेनेज एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिएगा ग्रेडिंग, ड्रेनेज एंड सॉइल। ग्रेडिंग का मतलब है टाइप ऑफ सॉइल, किस तरीके से टाइप सॉइल प्रेफर की जाएगी। तो ग्रेडिंग में ध्यान रखिएगा हमेशा कोहेशन लेस सॉइल विथ नेचुरल बाइंडर मटेरियल यूज किया जाता है, क्योंकि अगर ये रनवे और टैक्सीवे की जब हम डिजाइन करेंगे तो वहां पर सॉइल में स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं सॉइल में, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सॉइल में स्ट्रेंथ हमें कहां से मिलेगा, कोहेशन लेस सॉइल से मिलता है। तो कोहेशन लेस सॉइल का फ्यूचर डेवलपमेंट में हमें देखो, सॉरी उसके बाद ड्रेनेज, और अगर ऐसा कोई सॉइल मिला तो उसमें ड्रेनेज प्रॉपर मिल जाएगा, जबकि फाइन सॉइल होता है क्ले या सिल्ट, वो क्या करेगा, पानी को पकड़ के रखेगा, ड्रेनेज नहीं मिलेगा, और ड्रेनेज नहीं मिलेगा नीचे का सॉइल कम हो जाएगा या स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सॉइल का टाइप किस तरीके का चाहिए, तो ग्रेडिंग, ड्रेनेज और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक ये तीनों ड्रेनेज के पैरामीटर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होता है, फ्यूचर डेवलपमेंट कितना करना है, आगे कितने रनवे और बनेंगे, आगे 15 साल तक का हम एस्टिमेट लगाते हैं, उसमें कितने रनवे और बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, उस तरीके को फ्यूचर डेवलपमेंट कहते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम टाउन, मतलब यूटिलिटीज का मतलब है कि वाटर लाइन, ठीक है, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ठीक है, टेलीफोन लाइन, ठीक है, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं। और इकोनॉमिक कंसिडरेशन मतलब एयरपोर्ट को बनाने में जितना हम
लागत लगा रहे हैं क्या उतना हमें रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा या नहीं, तो ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन में आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सारे फैक्टर्स को मैंने वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लिख लेते हैं। अगर हम देखें तो रीजनल प्लान मैंने आपको लिखवा दिया, इंटीग्रेटेड प्लान फॉर द नेशनल नेटवर्क ऑफ एयरपोर्ट, ये क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटेड प्लान कहलाते हैं, नेशनल नेटवर्क। और आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। एयरपोर्ट टू यूज का मतलब सिविलियन या मिलिट्री, क्यों, क्योंकि मिलिट्री एयरपोर्ट स्पेसिफिक कंडीशंस में होते हैं, जहां पर वार टाइम में सिविलियन एयरपोर्ट को भी कंसिडर कर लिया जाता है, वहां पर एयरक्राफ्ट को हाइड करना पड़ता है, तो वहां पर इस तरीके से। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अदर एयरपोर्ट मतलब अदर एयरपोर्ट किस तरीके से है, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर एयरपोर्ट्स मतलब हम बोल रहे हैं कि दो एयरपोर्ट के बीच में कंसीडरेबल डिस्टेंस, और उसके लिए ये तीसरा फैक्टर है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द एयरपोर्ट्स कितनी होनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं तो यहाँ पर कुछ VFR लिखा है, तो VFR का मतलब क्या होता है, विजुअल फ्लाइट रूल्स। विजुअल फ्लाइट रूल्स के अकॉर्डिंग ही फ्लाइट उड़ रही है, ठीक है। और यहाँ IFR है, IFR का मतलब क्या होती है, IF का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स। मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अगर कंडीशन क्रिटिकल है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ पर देखा जा रहा है और उनके बेसिस पे कैसे उड़ना है वो फ्लाइट रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अगर फॉर अ एयरपोर्ट सर्विंग स्मॉल जनरल एविएशन, स्मॉल जनरल एविएशन की बात करते हैं, तो स्मॉल जनरल एविएशन छोटे एयरक्राफ्ट, बहुत छोटे एयरक्राफ्ट की बात करते हैं जो केवल कार्गो माल की शिपिंग्स में जनरली यूज होते हैं। तो स्मॉल जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट अंडर VFR कंडीशन, VFR कंडीशन विजुअल फ्लाइट रूल्स कंडीशन, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर होना चाहिए, अदरवाइज टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन को एक दूसरे के अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एयरपोर्ट्स सर्विंग बिगर एयरक्राफ्ट विद अंडर VFR कंडीशन, बिगर एयरक्राफ्ट मतलब जनरली यहां पर जो हम बात करते हैं 2 पिस्टन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, कितने, 2 पिस्टन एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऊपर हम बात कर रहे थे तो हम ऊपर बात करते हैं, ऊपर सिंगल पिस्टन एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 पिस्टन एयरक्राफ्ट की जनरली हम बात करते हैं। और 2 पिस्टन एयरक्राफ्ट के केसेस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कितना 6.4। फॉर एयरपोर्ट ऑपरेटिंग पिस्टन इंजन, अब देखो यहाँ पर पिस्टन एयरक्राफ्ट से क्या आ गया है, पिस्टन इंजन आ गया है। पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट अंडर IFR कंडीशन 25.6 किलोमीटर। और फॉर एयरपोर्ट ऑपरेटिंग जेट इंजन, जेट इंजन बहुत ही ज्यादा हैवी इंजन होते हैं, इनका नॉइज भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक चैप्टर होता है एयरपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें डिटेल में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी कभी टाइम मिला तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उनके विंग्स का साइज, अलग अलग विंग्स का साइज होता है, टर्निंग रेडियस उनका अलग अलग होता है, उनका साइज अलग अलग होता है, इंजन के बेसिस पे अलग अलग एयरक्राफ्ट हमने डिफाइन किए हुए हैं, तो उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो 160 किलोमीटर, तो ये वैल्यूज थोड़ी सी ध्यान रखना है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर एयरपोर्ट्स, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि मिनिमम स्पेसिंग कितना रखना है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखता हूं, अगर इफ this minimum distance cannot be provided, cannot be provided, अगर किसी कारण से not be provided नहीं प्रोवाइड की जाती है, then we will schedule the proper timing of takeoff and landing operation of two airports, due to which capacity of both airports decreases, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हमारा एयरपोर्ट में ये मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए, दो एयरपोर्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि हम उस जगह बनाएंगे ही नहीं एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन दोनों से ये जो टेक ऑफ और लैंडिंग के ऑपरेशन है उनकी टाइम शेड्यूलिंग कुछ मिला करके देखेंगे। तो अब देखो, अगर स्टेट को रीजन मान लिया जाता तो क्या कोई स्टेट मानता कि हमारे यहाँ से कम फ्लाइट उड़ेंगी, हमारे यहाँ से ज़्यादा फ्लाइट उड़ेंगी, नहीं होता। तो इसलिए नेशन को रीजन माना गया और नेशन के बेसिस पे ये प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। अगेन हमने बात की हुई थी क्या,
ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या था, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी। तो हमने बोला था कि जो प्रेफरेबल लोकेशंस है वो कहाँ हैं, वो हमारा एडजेसेंट टू मेन हाईवे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एडजेसेंट टू मेन हाईवे होना चाहिए। और अगर हम मेन हाईवे की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि एयरपोर्ट एक्सेसिबल टाइम, एयरपोर्ट एक्सेसिबल टाइम जो फेडरेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, वो हमेशा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 मिनट। कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम न्यू साइट्स बनाते हैं, भले ही बाद में ट्रैफिक बढ़ जाए या कुछ हो जाए, कुछ कंडीशन हो सकती है, बट जब हम नया एयरपोर्ट बना रहे हैं वहाँ पर हमें देखना है कि जो भी हमारी साइट कंडीशन है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अगेन बात करते हैं टोपोग्राफी की, ठीक है। अगर हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो टोपोग्राफी में किस तरीके की लेयर लैंड, देखो इस तरीके से पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेबिलिटी किस तरीके की साइट प्रेफर की जाती है, नियर द हाईवे, ऑन द हाईवे, किस तरीके के, तो आपको ऑप्शन देना होगा नियर द हाईवे। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी हमारा कौन सा पैरामीटर, 5वां, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी तो कैसी लोकेशन, कैसा साइट सिलेक्शन होना चाहिए, साइट लोकेशन कैसी होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा रेज्ड ग्राउंड, रेज्ड ग्राउंड, दैट इज हिल टॉप, दैट इज हिल टॉप, हिल टॉप इज यूजुअली कंसीडर्ड। तो कई बार पूछ सकता है कि हमारा अगर हम टोपोग्राफी के बेसिस पे देखें तो किस तरीके का, वैली होना चाहिए या हिल टॉप होना चाहिए, तो हमारे जनरली कैसा होना चाहिए, वैली ना होकर के कैसा होना चाहिए, हिल टॉप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो रीजन क्या है इसके हिल टॉप के होने के, रीजन क्या है, तो रीजन है पहला लेस ऑब्स्ट्रक्शन, लेस ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हिल टॉप पे होगा तो आपको पता होगा वहां पर कंस्ट्रक्शन कम से कम होगा, बिल्डिंग कम से कम होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इन अप्रोच जोन, अप्रोच जोन में भी क्या होगा, लेस ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन आ रहा होगा सर अप्रोच जोन क्या होता है, तो देखिएगा ये रनवे है, रनवे के बाद दोनों तरफ पे इस तरीके से कुछ एरिया छोड़ दिया जाता है जहां पर एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट अपना एल्टीट्यूड पाता है। तो ये जो एरिया है वो कहा जाता है अप्रोच जोन। क्या कहा जाता है, अप्रोच जोन। दोनों जगह ये भी क्या कहा जाता है, अप्रोच जोन। ये क्या कहा जाता है, ये रनवे कहा जाता है, ठीक है। तो रनवे के दोनों साइड एल्टीट्यूड अटेन करने के लिए हमने अप्रोच जोन बनाया है। उस अप्रोच जोन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो अप्रोच जोन यहाँ पर हमें इजीली मिल जाता है, ठीक है। दूसरा नेचुरल ड्रेनेज, हिल टॉप पे रहेंगे तो नेचुरल ड्रेनेज इजीली इजीली मिल जाता है। नेचुरल ड्रेनेज हमें मिल जाता है इजीली, मतलब ऊपर से नीचे साइड पे पानी बहेगा और ऊपर से नीचे साइड पे पानी बहेगा तो नेचुरल ड्रेनेज आसानी से मिल जाएगा, वहां पर ड्रेनेज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा मोर यूनिफॉर्म विंड विलो, तो हमने बात की है विंड की, तो मोर यूनिफॉर्म विंड भी मिलेगा। और चौथा बेटर, बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है, किसके कारण, ड्यू टू लेस फॉग, बेटर विजिबिलिटी ड्यू टू लेस फॉग। फॉग जो होगा वहां पर कम होगा क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, और पॉल्यूशन कम होने के कारण फॉग कम होगा, तो उसके कारण विजिबिलिटी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर मिलता है। इसलिए टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग कौन सा, हिल टॉप प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पैरामीटर क्या था, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन तो हमने बात कर लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसके सामने नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अप्रोच जोन, अप्रोच जोन और बफर जोन इज प्रोवाइडेड। बफर जोन, अगर अप्रोच जोन भी हमारे फायदेमंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, बफर जोन प्रोवाइड करेंगे। और यहां पर जो फर्दर कंस्ट्रक्शन होगा, फर्दर कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो फर्दर कंस्ट्रक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय जोनिंग लॉज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक नोट लिख लेते हैं, चलिए आगे ही लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर लिखवा देता हूं नोट करके, फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, या इस तरीके से लिख लीजिएगा, इफ एनी यानी इफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्ट देन इट्स रिमूवल इज मैंडेटरी, रिमूवल इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है, बाय
मैंडेटरी बाय प्रोवाइडिंग जोनिंग लॉ। जोनिंग लॉ, जोनिंग लॉ के द्वारा हम जोन बनाएंगे, उस जोनिंग लॉ के द्वारा कि एक जोन बना दिया, इस जोन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो जोन बना करके हम क्या कर रहे हैं वहां पर इस रिमूवल कर रहे हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड ऑल्सो फर्दर ग्रोथ इज कंट्रोल्ड, जो फर्दर ग्रोथ भी होगा वो भी हम क्या कर लेंगे, इससे कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन कंट्रोल हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, विजिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, विजिबिलिटी। तो अगर हम विजिबिलिटी की कंडीशन से देखें, ठीक है, तो विजिबिलिटी की कंडीशन से एक ऐसा एरिया जो इंडस्ट्रियल से दूर होता है, ठीक है, विजिबिलिटी की कंसीडरेशन से देखें तो ऐसा एरिया जो हमारा दूर है, तो हम इसमें अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं एरिया अवे फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऐसा हम एरिया यहां पर प्रेफर कर रहे होते हैं। अगर एरिया में इंडस्ट्रीज हैं तो हम उस एरिया को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। विंड, अगर हम विंड की बात करें तो विंड क्या होता है, विंड शुड बी कलेक्टेड ओवर द मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है। अगर हम विंड का डाटा करें तो विंड का डाटा हमें ओवर द 5 ईयर कलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, विंड, तो विंड मिनिमम लास्ट 5 ईयर डाटा कलेक्टेड, 5 ईयर डाटा कलेक्टेड, जो भी 5 ईयर का डाटा है वो हमारा कलेक्ट किया जाता है। और द साइट शुड बी लोकेटेड, द साइट शुड बी लोकेटेड टू विंडवार्ड डायरेक्शन, विंडवार्ड डायरेक्शन ऑफ द सिटी, सिटी से विंडवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। जो लोकेटेड होना चाहिए विंडवर्ड डायरेक्शन, जो विंड के अपोजिट डायरेक्शन है उसमें हम करेंगे, सो दैट मिनिमम स्मोक इज ब्लोन टू एयरपोर्ट साइड, मिनिमम जो है स्मोक एयरपोर्ट साइड पे हमारा ब्लो करेगा, ठीक है। अगर नॉइज की बात करें तो नॉइज के लिए हम क्या बोलते हैं, नॉइज न्यूसेंस। नेक्स्ट हमारा क्या था, नॉइज न्यूसेंस, ठीक है। तो नॉइज न्यूसेंस के केस में अगर हमें कंट्रोल करना है तो नॉइज न्यूसेंस के केस में हम क्या करते हैं, बफर जोन बना देते हैं, बफर जोन इज प्रोवाइडेड। अगर हम बात करें तो बफर जोन हमारा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करें कि इसमें जो साइट सिलेक्शन है वो कैसा होगा, द साइट शुड बी सिलेक्टेड सच दैट किस तरीके से प्रोवाइड होना चाहिए, दैट नो रेजिडेंशियल एरिया should encounter through the travel path of aircraft, एयरक्राफ्ट का जो भी ट्रेवल पाथ है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का जो भी ट्रेवल पाथ है उसमें हमारा क्या होना चाहिए, ये साइट इस तरीके से सिलेक्टेड होना चाहिए कि उसमें रेजिडेंशियल एरिया नहीं हो, ऑलरेडी हम अवॉइड। तो इसके लिए हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था हमारा रीजनल मैप्स, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं ग्राउंड्स की, ग्राउंड कंडीशन जो भी हो, यहाँ पर पैरामीटर तो लिखिएगा, ग्रेडिंग ड्रेनेज एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम सॉइल कैसा प्रेफर करते हैं, सॉइल इज प्रेफर्ड, कैसा सॉइल प्रेफर्ड करना है, ग्रेवल, जनरली सॉइल इज प्रेफर्ड विच इज परबियस मतलब क्या हो, जिसमें से पानी आसानी से, दैट इज ग्रेवल एंड सैंड मिक्स्ड विथ नेचुरल बाइंडर। और नेचुरल बाइंडर की बात करें, क्ले मटेरियल हो सकता है या लाइम वगैरह हो सकता है, किसी भी तरीके का नेचुरल बाइंडर में हो जिससे उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाए और प्रॉपर बॉन्डिंग के कारण ज्यादा से ज्यादा लोड को ये कैरी कर सकें, ठीक है। और सॉइल विच इज वेट, ठीक है, सॉइल विच गेट प्लास्टिक when wet,
शुड नॉट बी प्रिफर्ड, शुड नॉट बी प्रेफर्ड, क्योंकि अगर हम ऐसे सॉइल को प्रेफर करेंगे तो हमारे एयरक्राफ्ट का वेट बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो उस वेट को ले नहीं पाएगा। तो ऐसे सॉइल हमारा प्रेफर नहीं किया जाना। हमारा जो सॉइल प्रेफर किया जाना चाहिए वो सॉइल इस तरीके से प्रेफर किया जाना है कि बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है, फिर हमने याद क्या की हुई थी, नेक्स्ट पैरामीटर क्या था हमारा, फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, अगर हम बात करें फ्यूचर डेवलपमेंट, तो फ्यूचर डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि फ्यूचर करेक्टरिस्टिक्स को देखिए, कितने फ्लाइट आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो लार्ज एरिया शुड बी टेकन। तो हम बोलेंगे लार्ज एरिया शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो आप अलग अलग लिख लीजिएगा इनको। मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा डेवलपमेंट जो बात है वो मैंने यहाँ पर बता दी है, आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब जो भी होगा कि जो भी होगा रेवेन्यू जनरेशन कैसा है, रेवेन्यू जनरेशन अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप का रेवेन्यू, जैसे मटेरियल लाना है, मटेरियल के बाद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड की एक्सेस बनाना है, पार्किंग एरिया बनाना है, तो इन सब के बेसिस पे किस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन होगा उन सब की बात करेंगे इकोनॉमिक कंसिडरेशन में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किस तरीके का पैरामीटर आप यूज नहीं करते हैं या किस तरीके का पैरामीटर आप यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीटली ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर नोट डाउन कर ली होंगी। सॉरी, ये नोट डाउन बंद हो गया है, मैं बाद में इसको नोट करके आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी होगा पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके लिए आप नीचे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक दी गई है, वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट सर्वे की बात करते हैं। एयरपोर्ट के लिए जो सर्वे करना है वो सर्वे के स्टेप क्या होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रैफिक सर्वे। जो हमें ट्रैफिक सर्वे है, जो हमारा प्रोजेक्टेड ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ें हमें निकालना है। दूसरा मेट्रोलॉजिकल सर्वे। मेट्रोलॉजिकल सर्वे हमें क्या बताता है, मेट्रोलॉजिकल जो सर्वे होता है वो हमें बताता है कि जो स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, जो भी स्टॉर्म आएगा उस डायरेक्शन में स्टॉर्म कैसे आते हैं, विंड का इंटेंसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सारा डाटा हमें किससे मिलेगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलेगा। तीसरा यदि मैं बात करता हूं तो टोपोग्राफिक सर्वे होता है, और टोपोग्राफिक सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो टोपोग्राफिक सर्वे में हमारा जनरली कंटूर मैप बनाए जाते हैं, कंटूर सर्वे होता है, और बिल्डिंग अगर हम बात करते हैं मैप बनाते हैं शोइंग लाइंस, पोल्स। ठीक है, अगर लाइंस, पोल्स, बिल्डिंग्स, ईटीसी, जो ये सारी चीजें हैं उनको शो करने के लिए हम टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर सॉइल सर्वे करेंगे तो इसी तरीके से स्टेप किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे ड्रेनेज सर्वे कि उस एरिया में प्रॉपर ड्रेनेज तो है, ऐसा तो नहीं पानी भर जाए और रनवे हमारा डूब जाए तो हमारा एयरपोर्ट वर्क नहीं कर सके। और लास्ट में हम करते हैं मटेरियल सर्वे कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मटेरियल सर्वे। तो इस तरीके से सर्वे वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको समझना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे कि कौन सा सर्वे नहीं किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 5 से 6 सर्वे ही किए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी सर्वे यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी नॉलेज की, जो भी हमने पढ़ा है, हमने कितना समझा है, ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला, फॉर द प्रपोज्ड एयरपोर्ट द सर्वे प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स। सर्वे प्रोजेक्ट्स जो है, तो सारे सर्वे करने के बाद आप क्या बनाओगे, क्या टोपोग्राफिक प्लान बनाओगे, ग्रेडिंग प्लान बनाओगे, बिल्कुल टोपोग्राफिक प्लान भी बनाओगे, ग्रेडिंग प्लान भी बनाओगे और मास्टर प्लान भी बनाओगे फाइनली। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। हमेशा जितने भी सर्वे किए जाते हैं उनमें ये सारे प्लान बन के आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, विच ऑफ बिलो डज नॉट अफेक्ट द साइट सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट साइट। डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, अगर हम बात करें एडेक्वेट एक्सेस, एक्सेस है, हम अपने घर से कैसे पहुंच रहे हैं कैसे नहीं पहुंच रहे हैं, तो एक्सेस ये तो अफेक्ट करता है। एयर ट्रैफिक पोटेंशियल, बिल्कुल, एक बार में कितने फ्लाइट उड़ सकते हैं वहां से, कितने फ्लाइट नहीं उड़ सकते हैं, तो हमने बात की थी पीक आवर्स फ्लो की, तो वो एयर ट्रैफिक पोटेंशियल में काउंट हो जाएगा। सफिशिएंट एयर स्पेस, एयर स्पेस सफिशिएंट, हमने बात की ऑब्स्टेकल की, विजन की, ऑब्स्टेकल एंड विजन क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आमने सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होता। एयर स्पेस, नंबर ऑफ ग्राउंड स्टाफ, ये कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। तुम 50 रखो, 5000 रखो, 2000 रखो, कोई मतलब नहीं है,
बस एयरपोर्ट पे जितने लोगों की ज़रूरत है उतना प्रॉपरली होना चाहिए। तो हम बात करेंगे क्या ये साइट सिलेक्शन को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद हम नंबर ऑफ ग्राउंड स्टाफ की बात करेंगे, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर नंबर डी हो जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राउंड स्टाफ अफेक्ट नहीं करता है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, सॉरी फॉर द डिले कि थोड़ा सा देर हुई इस लेक्चर को अपलोड करने में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी हमारे कीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, और जो भी पोर्शन वहाँ पे रेज हो गया मैं उसको करके आपको लिख करके प्रॉपरली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।